आइए नर्मदाव्रती श्री अमृतलाल वेगड़ के साथ मां नर्मदा की शब्द परिक्रमा करते हैं। अनूठी नर्मदा परिक्रमा का अमृत रस चखते हैं। नर्मदा त्रयी की प्रथम पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा का पारायण करते हैं। पहले भाग में चलते हैं जबलपुर से छेवलिया। नर्मदा सौंदर्य की नदी है। ये नदी वनों, पहाड़ों और घाटियों में से बहती है। मैदान इसके हिस्से में कम ही आया है। सीधा सपाट बहना तो ये जानती ही नहीं। ये चलती है इतराती, बल खाती, वन प्रांतरों में लुकती छिपती, चट्टानों को तराशती, डग डग पर सौंदर्य की सृष्टि करती, पग पग पर सुषमा बिखेरती। नर्मदा मुझे बचपन से ही खींचती रही है। उसके विविध रूप देखने मैं सुदूर देहातों में गया हूं। उसकी शोभा को मुग्ध होकर निहारता रहा हूं, लेकिन तृप्ति कहां। परकम्मा वासियों को देखकर हर बार मन ललक उठता। सोचता अपनी स्केच बुक लेकर क्यों न इनके साथ हो लूं, लेकिन बात बनती नहीं थी। किंतु एक दिन बात बन ही गई। मेरे सहयोगी पांडे जी जबलपुर से मंडला तक की नर्मदा तट की पद यात्रा के लिए तैयार हो गए। अब हम तीसरे साथी को तलाशने लगे। जिससे पूछते वही हंसता, कहता वसीयतनामा लिख कर जाना। कोई कहता साथ में गधा जरूर ले जाना, बोझा ढोने के काम भी आएगा और सवारी का काम भी देगा। कोई सहयोगी तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन हमारे दो छात्र खुशी खुशी तैयार हो गए, यादवेंद्र और सूर्यकांत। तय हुआ कि दशहरा मनाकर दूसरे दिन सवेरे चलेंगे। यात्रा ग्वारी घाट से शुरू होगी। 22 अक्टूबर 1977 की सुबह हम चारों ग्वारी घाट से पीठ पर बोझा लादे नर्मदे हर के घोष के साथ चल पड़े। तीसरे पहर छतरपुर गांव पहुंचे। रात को एक ग्रामीण के बरामदे में जब सोए तब टांगें तो दुखी ही रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कंधे जड़ से उखड़ जाएंगे। फिर भी नींद बहुत अच्छी आई। सवेरे आगे बढ़े। बरसात अभी अभी खत्म हुई थी। कई जगह दलदल था और पैर फिसलते थे। एक गांव में एक ग्रामीण के घर सुस्ताने बैठे। मेरा ध्यान उसके घर की दीवारों पर गया। दिवाली की लिपाई पुताई हो चुकी थी। उसकी स्त्री ने दीवार पर बेल बूटे निकाले थे। मैंने उससे कहा, मोर बढ़िया बना है, रंग भी बहुत अच्छे हुए हैं। उसने लज्जित पर साथ ही उत्साहित होते हुए कहा, यहां देखिए, कुछ यहां भी बने हैं। बाद में पांडे जी ने बताया, आपकी प्रशंसा से वो बहुत खुश हुई थी। पुलक भरे स्वर में अपनी सहेली से कह रही थी, इन लोगों को मेरे बेल बूटे बहुत अच्छे लगे। शाम को बिजौरा पहुंचे। उस पार है बरगी कॉलोनी। यहां नर्मदा पर बड़ा बांध बनाया जा रहा है। बांध की गहरी खाई सी नींव में उतर कर ही हम बिजौरा पहुंच सके थे। सोने के लिए पाठशाला मिल गई। एक कमरे की पाठशाला। चौखट में पल्ले नहीं थे। मेरा बिस्तर वहीं था। पांडे जी कहने लगे, बघेरा आएगा तो पहला शिकार आप होंगे। बहुत दुबला हूं, गिनी चुनी हड्डियां भर हैं मेरे शरीर में। कहता हूं बेचारे को प्रथम ग्रासे मक्षिकापात होगा, पर हां, जब तुम्हारे पास आएगा तब मधुरेण समापयेत होगा। सुबह नारंगी रंग का बड़ा भारी सूरज निकला नहीं, उगा। पौधा जैसे धरती में से उगता है। ताजा जन्मा सूरज नवजात शिशु सा नरम और कोमल लग रहा था। तैयार हुए और बंजारों की तरह चलते बने। रास्ते में एक सन्यासी की कुटी मिली। मैंने सन्यासी से पूछा, कैसे कैसे लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं? तो कहने लगे,
अधिकतर लोग भीख मांगने के लिए ही परकम्मा उठाते हैं। इससे पेट भी भर जाता है और पैर भी पुज जाते हैं। रास्ते में एक नाई का साथ हो गया, बड़ा बातूनी था। हमने पूछा कि आगे हमें किस गांव में रुकना चाहिए, तो उसने कहा कि अगले गांव में ही रुक जाइए, आज वहां के माल गुजार के भाई की तेरही है, काफी लोग जुटे हैं, आप भी शामिल हो जाइए, रहने के साथ साथ भोजन की भी समस्या हल हो जाएगी। मैंने डपट कर कहा, हम 13वीं का खाना नहीं खाते। उस गांव में हम रुके नहीं। गांव के बाहर कई खेत फोड़े गए थे, कभी कीचड़ में से तो कभी मेड़ों पर से आगे बढ़ रहे थे कि पड़ा हिंगना नाला। इसमें पानी कम, कंपा अधिक था। इसमें पैर धंसते थे और मुश्किल से निकलते थे। यहां यादवेंद्र की लाठी बहुत काम आई। फिर भी उस ओर पहुंचते पहुंचते छठी का दूध याद आ गया। कुछ आगे बढ़े तो सागौन का घना जंगल शुरू हो गया। फिर पहाड़ की चढ़ाई। पहाड़ को लांघने में हाँफ गए, लेकिन मजा भी कम नहीं आया। उस पहाड़ी को लांघ कर क्या आए थे, एक सर्वथा नवीन सौंदर्य लोक में आ गए थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली। धीरे धीरे खेत पीछे छूट गए और जंगल शुरू हो गया। कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी अछूती भूमि में जा रहे हों। पैर और कंधे दुख रहे थे, पर मन का उल्लास फूट फूट पड़ता था। कभी पहाड़ी पर चढ़ाती, कभी खड्ड में उतारती, कभी झाड़ झंखाड़ से उलझाती, तो कभी छोटे छोटे झरनों में उतारती हमारी पगडंडी हमें एक ऐसे स्थान पर ले आई जिसे देखकर हम मारे खुशी के झूम उठे। सामने एक नन्ही नदी थी। इसमें छोटे छोटे ढेर सारे प्रपातों की पंक्तियां लगी थीं। इन्हें देखकर आंखें पलक झपकाना भूल गईं, कान निनाद सुनने में मगन हो गए, समाधि सी लग गई। लेकिन बुद्धि जिसका नाम, उसने कहा, जरा वहां भी तो देखो, सूरज ढल रहा है, शाम गहरा रही है, न जाने बरहैया खेड़ा कितनी दूर हो, उठो चलो। उठना पड़ा। नदी पार की, लेकिन उस पार पगडंडी मिल नहीं रही थी। नदी में आकर मानो घुल गई थी। बड़ी मुश्किल से मिली। तेजी से आगे बढ़े। अंधेरा होते होते पटेल के घर पहुंचे। पटेल तो बाहर गया हुआ था, लेकिन घर के लोगों ने हमें बड़ी खुशी से अपने यहां ठहरा लिया। थक कर चूर हो गए थे। खाना बनाया, खाया और घोड़े बेचकर सो गए। सुबह उठकर देखा घना कोहरा था। नर्मदा तट गए। घटाटोप कोहरे के कारण आकाश और धरती एकाकार हो गए थे। आकाश मानो धरती पर उतर आया था। कोई घंटे भर बाद कोहरा छंटा, लेकिन नदी फिर भी स्पष्ट नहीं हुई, क्योंकि नदी में से भाप उठ रही थी। मैंने देखा, भाप सीधी नहीं उठती थी, वलयाकार उठ रही थी। तन्मय होकर देखता रहा और सोचता रहा, भाप सीधी भी तो उठ सकती थी, इस तरह वर्तुल में लहराती क्यों उठ रही है? भाप ही क्यों? स्वयं नर्मदा को भी तो कहीं सीधे बहते नहीं देखा। वो भी सीधी रेखा की अपेक्षा वक्रम रेखा में चलने में ज्यादा सौंदर्य अनुभव करती है। यही वक्र गति प्रियता मनुष्य में भी है। यही छंद में, रंग में, लय में, ताल में ढलकर कला बन जाती है। कोहरे और भाप की क्रीड़ा अद्भुत थी। कल इसे दोबारा देखेंगे, आज नहीं जाएंगे। दोपहर को आराम कर रहे थे कि बाहर से धड़ाम की आवाज आई। उसी घर की एक स्त्री जंगल से लकड़ी का गट्ठर ला रही थी कि गट्ठर खंभे से टकरा कर गिर पड़ा और उस पर गिरी वो स्त्री। गिरते ही बेहोश हो गई। टांगा टोली कर उसे घर में ले आए। एक स्त्री उस पर पंखा झलने लगी। बीच बीच में उसे झकझोरती और जोर से बुलाती, लेकिन वो होश में नहीं आई। बाहर जाते समय हम उसे एक गोली देते गए। कहा, होश में आने पर दे देना, शरीर का दर्द कम हो जाएगा।
शाम को लौटते ही मैंने घर की एक स्त्री से, जो सूपे से कुछ फटक रही थी, पूछा, क्यों भाई, आज जो बाई गिर पड़ी थी उसकी तबीयत कैसी है? वो स्त्री लजाकर मुस्कुराने लगी। मैं समझा नहीं। दूसरी स्त्री ने हंसते हुए कहा, यही तो गिरी थी। मैं चकित। जो स्त्री कुछ घंटे पहले बेहोश पड़ी थी, काम कर रही है। घर के लोगों से घरोबा हो गया। घर की स्त्रियों को आटा दिया तो उन्होंने रोटियां बना दी। रात को सोते समय मैं सोच रहा था कब सवेरा हो और कब भाप और कोहरे का जादू देखने मिले। सवेरे 4 बजे नींद खुल गई। ढिबरी के टिमटिमाते उजाले में स्त्रियों का कार्यकलाप शुरू हो गया था। एक स्त्री ओखली में धान कूट रही थी, फिर दूसरी आ गई। दोनों के मूसल बारी बारी से चलने लगे। मैं इनकी जुगलबंदी देख ही रहा था कि एक स्त्री ने चक्की पीसना शुरू कर दिया। साथ ही वे गाती भी जा रही थीं। भोर में यह सब कितना भला लग रहा था। उजाला होते ही नर्मदा तट भागा, लेकिन एक सीधी सादी बात भूल गया था, जिसके लिए हम बहुत व्यग्र होते हैं, वह प्रायः छलना सिद्ध होता है। आज न तो कोहरा था न भाप। कल नदी, आकाश, पहाड़, जंगल सभी उस घने कोहरे में खो गए थे, फिर धीरे धीरे परत दर परत उभरते जा रहे थे। यही इंद्रजाल हम आज भी देखना चाहते थे, लेकिन आज रंगमंच सूना था। आज नाटक नहीं खेला गया। हर सुबह सफर, हर शाम सफर। छवलिया चल दिए। सरसों के पीले खेत देखकर मुझे बार बार बसोहली शैली के चित्र याद आ जाते। इस पीतांबर धरती को मैं मुड़ मुड़ कर देखता और पीछे रह जाता। छवलिया के कोटवार ने बड़ी खुशी से हमें अपने घर में ठहरा लिया। कहने लगा, आप अच्छे आए। आज शरद पूर्णिमा है। रात को नर्मदा किनारे हनुमान चौरे पर कीर्तन मंडली जमेगी। सारी रात भजन होंगे। रात को यादवेंद्र ने खीर बनाई। शरद पूर्णिमा जो थी, खाकर सो गए। कोई 11 बजे मेरी नींद खुली। यादवेंद्र भी उठ बैठा। हम दोनों हनुमान चौरे की ओर भागे। चांद 16 कलाओं से चमक रहा था। चांदनी कई बार देखी थी, लेकिन आज पहली बार लगा कि चांदनी में आपात मस्तक डूब गया हूं। चांदनी मेरे अंतरतम में प्रवेश कर रही है। मुझे लगा रात भर ये ऐसी ही बरसती रही तो सवेरे जमीन पर चांदनी की चादर बिछी मिलेगी। इधर भजन शुरू हो गए थे। बड़ी मस्ती से गा रहे थे। कोई मृदंग बजा रहा था, कोई झांझ मजीरा, कोई पखावज। गा तो सभी रहे थे। यहां कोई निराश श्रोता नहीं था। उनकी मस्ती मुझे भी छू गई। मेरा हाथ भी उनके लय और ताल के साथ चलने लगा। मैं उनके स्केच उतारने लगा। चांदनी ऐसी जमकर थी कि एक एक रेखा साफ दिखाई देती थी। रात को 1 बजे लौटे। सुबह नर्मदा गए तो देखा चांद अभी डूबा नहीं था। मेरा ध्यान उसके धब्बों की ओर गया। मैं उन्हें गौर से देखने लगा। मुझे वे बड़े भले लगे, मानो चांद के कैनवस पर किसी ने चित्र बनाए हों। चांद अगर सपाट होता तो इतना मोहक न लगता। नहीं, ये उसके कलंक नहीं, उसके गुदने हैं। मैं नदी किनारे स्केच कर रहा था। इतने में एक कृशकाय स्त्री नहाने आई। नहाकर उसने पहनने के लिए साड़ी निकाली। वो उसे एक छोर से दूसरे छोर तक 2 बार देख गई, लेकिन साड़ी इतनी तार तार हो चुकी थी कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहां से पहने। किसी तरह उसने अपनी लज्जा ढांकी और चली गई। यह था कलंक। मेरा सिर लज्जा से झुक गया। मुझसे और स्केच नहीं किए गए।